सभी सुनने वालों को ध्रुव शर्मा का यथोचित प्यार और नमस्कार। आप सुन रहे हैं यादों का म्यूजियम और इस प्रोग्राम में अगले 1 घंटे तक मैं आपके साथ रहूंगा। मैं ध्रुव शर्मा। मेरे ख्याल से हर इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी यादें होती हैं। हर इंसान पैदा होते ही यादें इकट्ठा करना शुरू करता है और ये सिलसिला सारी जिंदगी चलता है। ये यादें खुशी के लम्हों, जगहों या लोगों से जुड़ी होती हैं। कितनी ही यादें गानों और धुनों से जुड़ी होती हैं और कुछ खुशबुएं और कुछ जायके भी याद बन जाते हैं। यादों के बगैर शायद हमारा अस्तित्व ही ना हो। तो इस नए कार्यक्रम यादों का म्यूजियम में हम फुर्सत से टटोलेंगे तमाम यादों को। हमारे मेहमान अपने साथ अपनी जिंदगी की कुछ खास यादें लेके आएंगे और हम सबसे साझा करेंगे। आज इस सफर में हमारे साथ हैं निधीश त्यागी। निधीश त्यागी पेशे से पत्रकार, मन से कवि और लेखक हैं। हिंदी में फ्लैश फिक्शन की पहली किताब तमन्ना अब तुम कहाँ हो निधीश ने लिखी है। उनकी कविताओं का संग्रह कुछ नहीं सब कुछ भी प्रकाशित हुआ है। 31 साल से पत्रकारिता में रहे निधीश ने बीबीसी, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून और देशबंधु में शीर्ष पदों पर काम किया है। वो भारत के करीब 11 शहरों में रहे हैं। आजकल दिल्ली में बसेरा है, जहां वो बतौर फ्रीलांस मीडिया कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं निधीश त्यागी का। निधीश, स्वागत है तुम्हारा यादों के म्यूजियम में। हमारे साथ जुड़ो और अपनी यादों के बारे में हमें बताओ। नमस्कार, और रंगोली के सारे श्रोताओं को और इस प्रोग्राम को बाकी जगह भी कोई सुन रहा हो तो उन सबको मेरा नमस्कार। मैं दिल्ली में हूं और ड्रोन इस समय शायद यॉर्क में कहीं बैठे हुए हैं और हम लोग अपनी अपनी यादों में जुड़े हुए भी हैं और यादों के बारे में बात भी करने वाले हैं। तो निधीश, थोड़ा अपने बारे में बताओ। मैंने श्रोताओं को बताया कि तुमने जिंदगी में क्या किया है, लेकिन आजकल किस मुकाम पे हो, इस बारे में कुछ बताओ। तो बहुत आई थिंक एक लंबा दौर रहा। मैं अखबारोर में और क्या बोलते हैं टीवी चैनल और डिजिटल और बीबीसी ऐसी जगहों पे मैं काम करता रहा हूँ और करीब 30-31 साल हो गए। तो अब मैं थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं थोड़ा सा आराम पसंद हो गया हूँ और एक अजगर पने के दौर से गुजर रहा हूँ, जिसमें मैं आराम से कुछ कुछ कंसल्टिंग करता हूँ, कुछ लिखता पढ़ता हूँ और कुछ बहुत सारे मेरे जो युवा दोस्त वगैरह हैं मैं उनको थोड़ी सी मेंटरिंग भी करता हूँ। अच्छा। तो कुल मिला के मेरा समय इन चीजों में बीतता है और अब मैं सोच रहा हूँ कि आगे और इसी तरह से मैं कैसे आगे और जीता रहूं। मैंने नौकरी करने का ख्याल लगभग अब छोड़ दिया है कि अब तो और मेरी उम्र अभी 52 साल है, तो मेरे पास अभी कुछ 8-10 साल है हाथ पांव चलाने के। पर मैं उसको अब मैं वही काम करने की सोचता हूँ जो कि मेरे पैशन और एलिमेंट्स के करीब है। बहुत बढ़िया। इन सालों में वो कौन सी यादें हैं जो जो तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा घर कर गई हैं? उनके बारे में कुछ बताओ। मेरे ख्याल से हम हर जीवन एक मतलब मैं गंतव्य और डेस्टिनेशन से ज्यादा सफरनामे को देखता हूँ कि भाई सफर कहाँ कैसा क्या रहा, और वो सफर मेरा मतलब मुझे लगता है कि बहुत दिलचस्प रहा है। मैं उसको लेकर बहुत संतुष्ट, बहुत खुश रहा हूँ। और यादें ठीक है, मतलब एक 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 आपके उस सफरनामे को पिक्सलेट करती हुई चलती है और वो काफी सारा कुछ आपके साथ भी चल रही होती है, आप उस याद या उस घटना के हो जाने के बाद। तो पर और बहुत सारी ऐसी स्मृतियां होती हैं जो आपको परिभाषित करती चलती। जैसे हाँ। कि मेरे जीवन में मेरी पैदाइश एक बहुत ही आदिवासी क्षेत्र में हुई, बस्तर में हुई। फिर मैं नारायणपुर जैसी जगह जो कि और भी ज्यादा पुराना है, जहाँ एक अबूझमाड़ जगह है, जहाँ पर अब सरकार नहीं माओवादियों का कब्जा है, उस जगह के मेरे पिता वहाँ पे वीडियो थे। तो वो जगह है। फिर एक स्कूल था जो एक ईसाई मिशनरी का स्कूल था। अच्छा। और वो नारायणपुर में मेरे सरकारी घर से जहाँ मेरे पिता का सरकारी मकान था, वहां से जाने में एक तालाब था, तालाब के बगल में बहुत सारे केवड़े लगे। तो वो एक मेरी शायद शुरुआती यादों में वो केवड़े की जो विफ है वो अभी भी बहुत मतलब मुझे अभी भी मैं उसको अभी भी एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, मतलब अपने सोच के बढ़ा के उस तरह से। वाह। तो और उस समय क्योंकि टीवी नहीं था, 74-75 में मेरे घर में पहली बार एक सेकंड हैंड फ्रिज आया था।
जो कि किसी डॉक्टर के घर का था, और हाँ। उस डॉक्टर के घर में कुछ शायद बिल्लियां थी, और उस डॉक्टर के जो बच्चे थे बदमाश थे, तो उन्होंने वो बिल्ली बार बार उसके अंदर बंद कर देते थे फ्रिज के अंदर, क्योंकि उनको लगता था कि बिल्ली को शायद गर्मी गर्मी लग रही होगी। तो अब वो बिल्ली क्योंकि अंदर दम घुटता हुआ, तो वो अपने पंजे से उसने पूरे फ्रिज को स्क्रैच कर रखे थे। ओफो। तो उस फ्रिज में हमारे घर की पहली आइसक्रीम मेरी माँ ने बनाई, तो वो पूरा मोहल्ला खाने आया। वाह, क्या बात है, क्या बढ़िया याद है। तो ये नारायणपुर ये बस्तर का जो इलाका है वो है, तो उस जमाने में वो अब तो वो दिखता जिला हो कैसे? गया है, पर तब तो बहुत ही बहुत ही मतलब एक तहसील जैसा तो कुछ था, हेडक्वार्टर टाइप का था। उसकी सिविल लाइन जैसे मोहल्ले में लोग रहा करते थे, और वो बहुत ही अभी भी शायद उसको लोग मैं तो उसको पिछड़ा नहीं समझता, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे सुंदर, सबसे प्यारे, सबसे जो अपने इकोसिस्टम से सबसे ज्यादा अलाइंड लोग वो लोग हैं। वो लोग हमसे ज्यादा फिट हैं, वो लोग हमसे ज्यादा खुश हैं, वो लोग हमसे ज्यादा मस्त हैं, वो हमसे ज्यादा अच्छा नाच लेते हैं, गा लेते हैं। वाह। और उनका जो, और वो लोग बहुत सारे बैगेजेस कैरी नहीं कर रहे, जो कि हम सो कॉल्ड सिविल और सो कॉल्ड सिविलाइज सोसाइटी में के बैगेजेस कैरी करके चल रहे होते हैं। तो मुझे वो एक आदिवासी स्पिरिट हमेशा जो है, आदिवासी भी और उनकी आदिवासी स्पिरिट और उनकी स्पिरिट जो कि महुआ होती है, दोनों मुझे बेहद पसंद है। वाह, तो बहुत बढ़िया वर्णन किया उस जगह का। मुझे भी याद आती है उस इलाके की, मैं वहां रह चुका हूँ कुछ समय के लिए। लेकिन इतनी बेहतरीन याद के बाद कोई दूसरी याद ऐसी याद आती हो जो कि इसके बाद इससे इससे भी ज्यादा तुम्हारी जिंदगी पे असर कर गई हो? तो उस समय के जो आदिवासी समाज, और आदिवासी से छत्तीसगढ़ी समाज कहूंगा मैं, क्योंकि हम कई और जगहों पे भी रहे, और वहां पे बहुत सारे लोग, वहां पे नाच गाना बहुत प्यारा है और वो बहुत सुंदर है। तो एक है जो बाद में जो प्रख्यात थिएटर कर्मी थे, हबीब तनवीर, उन्होंने अपने एक नाटक और बाद में किसी फिल्म में, पर नया थिएटर का वो एक की खोज थी, और उन्होंने उस गाने को फिर दोबारा से एक पुनर्जीवित किया, जो चोला माटी के राम जो है, जिसमें वो एक तरह से महाभारत के बहुत सारी चीजों को उठा के बोलते हैं कि ये आपका जो शरीर है वो मिट्टी का है और ये चला जाएगा। तो एक बहुत ही फिलोसॉफिकल बात भी है, और वो महाभारत से एक तरह से डिराइव की गई हुई है। महाभारत जो सबसे दुनिया के सबसे अच्छे एपिक्स में से एक है, और फिलोसॉफिकल भी है, और बहुत ही रस्टिक नेटिव छत्तीसगढ़ी में भी है। जो वाह। इस क्लिप में जो है वो हबीब जी की जो बेटी है नगीन, उन्होंने उसको उसके बारे में गाया भी है, उसको थोड़ा सा बताया भी उसके बारे वाह वाह। तो ये गाना सुनते हैं जो तुम्हारी पसंद का है और तुम्हारी यादों का एक पार्ट है। चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के रे। चोला माटी के ओ हाय, चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के रे। द्रोण जैसे गुरु चले गए, कारण जैसे दानी, संगी कारण जैसे दानी। बाली जैसे वीर चले गए, रावण जस अभिमानी, चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के रे। तो ये गाना तो बहुत बेहतरीन रहा निधीश, मजा आ गया। और कितना ही पुराना है, मैंने तो कभी शायद इतने ध्यान से सुना भी नहीं था। वाह, मतलब थैंक यू सो मच, हमें सभी लोगों के साथ ये साझा किया, एक नई याद जो है। तो अगली कौन सी याद ऐसी है जो कि तुम हम लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे? सो एक और गीत जो बचपन का था, जो कि बहुत समय तक बजता रहा, और वो फिर कई सारी दुनिया में कई 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 भाषाओं में उस ट्यून को उठाया गया। उस गाने का मतलब मुझे बहुत देर तक समझ में आया भी नहीं। फिर बाद में जब मेरे कुछ उड़िया दोस्त मिले, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इस गाने का मतलब क्या है। और वो हाँ। गाना इतना मस्त है, और वो एक्चुअली ऐसा है कि कोई भी उसको सुने तो उसको उठ के नाचने लगे उस गाने को। उसका वाह। नाम है रोंगोबती, और वो उड़िया गाना है, जो कि हाँ। छत्तीसगढ़ी में, क्योंकि बहुत सारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे उन दिनों बहुत सारे उड़िया प्रवासी मजदूर आके हर जगह काम करते थे।
ये उन हाँ दिनों की बात है जब वहां पर काफी अकाल, काला हांडी वगैरह की काफी सारी इस तरह की स्टोरीज आती थी, जहाँ पे अकाल पड़ रहा है, सूखा है, भुखमरी है, इस हाँ तरह की चीजों के बीच में बहुत सारा माइग्रेंट लेबर वहां पे आता था छत्तीसगढ़ की तरफ। हाँ। तो वो लोग उनके मोहल्लों में, उनकी झुग्गियों में, उनके उनके झोपड़ियों से वो गाने बजते थे। और वो वाह गाने धीरे धीरे इतने, ये गजब की यात्रा है देखिए कि गाना कहाँ से वो माइग्रेंट लोग लेकर आए और वो फिर लोगों ने उसको अपना लिया। और अब वो गाना जो है दुनिया में कहाँ कहाँ तक पहुंचा है, जैसे जैसे कि उड़िया, जो पूरा माइग्रेंट लेबर का जो पूरा एक अपना क्या बोलते हैं एक जज्बा रहा। और हाँ अब वो छत्तीसगढ़ी शादियों का हिस्सा हो गया। वाह ठीक वैसे ही जैसे कि भांगड़ा जो है वो, मैं जब गुजरात में था तो मैंने देखा कि भांगड़ा भी जो है वो गुजराती नवरात्रि का वो आखिरी गानों में हो चुका है, आ चुका है। क्या तो बात ये है। एक तरह का कल्चरल एसिमिलेशन भी देखने को मिला। पर सब, और दूसरी अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें पहले जो है ध्वनि है जो आपके पास आती है, उसकी रिदम है, उसकी ताल है, उसमें बहुत सारे देसी इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल है, जो आपको तुरतुरी सी कोई चीज इसको बजती है, जो ड्रमिंग है उसकी वो बिल्कुल देसी है। और उसमें जो शब्द है वो शब्द आपको नहीं पता वो क्या है, हाँ पर फिर भी आप झूम रहे होते, फिर भी आपको वो बिना शब्द जाने वो आपको उठा ले चलता है साथ में कि चलो साथ में नाचो, ऐसा चलो साथ में खुश हो जाओ या इसको गाने लगो। उसकी रिदम, उसका जो अपील है बहुत ही गजब की। तो मैं उस वाह गाने का आज आज तक भी बहुत मुरीद, और वो मेरे मतलब मैं मेरी वो याद से शायद कभी बाहर नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया। तो आइए सुनते हैं रंगोबती। রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী, রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী, হে রঙ্গবতী রঙ্গবতী কোন কলতা বতী পদে কবলু কথা, হায় রঙ্গবতী রঙ্গবতী কোন কলতা বতী পদে কবলু কথা। সপন রাজা সপন, সপন রাজা সপন, রানী তাকে সুতা মানে ঘেরা রঙ্গবতী। वाह, तो बहुत बढ़िया गाना था ये तो रंगभूति। और बात बिल्कुल सही है कि भाषा जो है वो समझ में नहीं आती, लेकिन उसके जो पीछे का उल्लास है और जो एनर्जी है उसमें, वो एकदम आदमी को झूमने पे मजबूर कर देती है। और मुझे याद पड़ता है कि इस तरह के कई गाने होते हैं, जैसे हम लोग भी सुनते हैं यहाँ पे कि स्पेनिश गाने हैं या पोर्चुगीज गाने हैं, उनकी जो रिदम है वो आपको पकड़ लेती है। और ऐसे ही मैंने देखा है कई विदेशी मेरे दोस्त जो कि हिंदी गाने सुनते हैं, तो उनको वो भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन वो जो रिदम है और जो म्यूजिक है, तो लोग कहते हैं ना कि म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज एंड इट गोज बियॉन्ड इट। तो मतलब संगीत की कोई भाषा नहीं होती, संगीत हर आदमी को पकड़ में आ सकता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो इस यादों के म्यूजियम में अगली कौन सी याद है जिसे तुम साझा करना चाहोगे? तो इस बीच जो ये हुआ, क्योंकि मेरे मेरे माता पिता दोनों जो है वो एक आदिम जाति कल्याण विभाग में अफसर थे, और मेरी माँ शुरू में टीचर थी और बाद में वो एक यूनिसेफ के साथ काम करती थी। तो उनको ये बहुत फिक्र थी कि कई बार दोनों की पोस्टिंग अलग अलग जगह होती थी और हम दो भाई थे, तो हाँ उनको लगा कि ये बड़ा मतलब हम लोग की एजुकेशन बड़ी अनसर्टेन। कभी हम लोग बिल्कुल आदिम एक सरकारी स्कूलों में गए वहां पे, या कई बार वो मिशनरी के स्कूल हुआ करते थे, हाँ तो मैं एक दो मिशनरी स्कूल में भी पढ़ा। और वहाँ उसी दौरान एक और रेडियो था, और रेडियो में विविध भारती वगैरह छत्तीसगढ़ में तो कैच नहीं करता था। अच्छा तो पर वहाँ पे तो वहाँ पे वो एक तरह से उस समय श्रीलंका का रेडियो आता था, रेडियो सिलोन आता था, और हाँ उसमें रोज सुबह 7 बजे एक मसीही वंदना आती थी। उस मसीही वंदना में एक और वो गाना रोज बजता था। उस गाने को बहुत सारे दुनिया के, देश के बहुत सारे लोग जो है, बच्चे उस समय उस गाने को सुन के उठ रहे होते थे अपने अपनी अपनी सुबहों में। उनको वाह स्कूल जाने के लिए बोला जाता था, उनको नहलाया जाता था, या बस स्कूल का बस्ता होमवर्क ये सब
इस सब के बीच में वो वंदना करते हैं हम नाम से एक गाना बजता था, जिसका जिसका वो बहुत ही एक्सेंटेड हिंदी में गाया हुआ गाना था, और उसकी भी धुन बहुत ही प्यारी और बहुत बहुत अच्छी थी। और वो रेडियो की शायद सबसे पुरानी यादों में से, मेरी सबसे पुरानी यादों में से एक है, जो उस सुदूर बस्तर के दिनों में या उसके बाद के समय में वो बजता रहा हमारे टाइम पे। ये वो भी समय था जिस समय बुधवार की शाम को बिना का गीतमाला आया करता था, जो अमीन सयानी पेश करते थे। और क्योंकि मेरे ख्याल से जो पुराने, जो मेरे और मुझसे ज्यादा बुजुर्ग होंगे या उम्र वाले होंगे, उन सब के बचपन में कहीं ना कहीं ये ऐसा हुआ होगा। बिना का गीतमाला, और एक संडे को एक और आता था उनका, कोई मुजरिम हाजिर हो करके अदालत नाम से कुछ केस होता था, अमीन सयानी करते थे। पर ये वंदना करेंगे हम रोज आता था। और एक और था जो उसमें था कि जो हर पहली तारीख को एक किशोर कुमार का गाना आता था कि आज पहली तारीख है, क्योंकि उस दिन तनख्वाहें बंटने का दिन आ जाता था वो। तो वो खुश है जमाना आज पहली तारीख, तो किशोर कुमार का वो गाना भी वो बड़ा वो एक फीचर की तरह था। सुहाना आज पहली तारीख है, दिन है सुहाना आज पहली तारीख है, खुश है जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख जी पहली तारीख है। बीवी बोली घर जरा जल्दी से आना, जल्दी से आना, शाम को पिया जी हमें सिनेमा दिखाना, हमें सिनेमा दिखाना। करो ना बहाना बहाना बहाना, करो ना बहाना आज पहली तारीख है, जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख जी पहली तारीख है। और मेरे ख्याल से मेरा केएल सहगल से परिचय भी उसकी जो नाक से निकलती हुई जो आवाज जो थी उनकी, जो है कि वो वाले गाने सारे जो है डिस्टिंक्टिव स्टाइल था, और वो केएल सहगल को भी वो बहुत बजाया करते थे। बढ़िया रहा, ये वंदना करते हैं हम, बहुत ही मजा आया। और मुझे भी पुरानी यादें ताजा हो गई कि ये मैं भूल गया था इसको, लेकिन जैसे ही वो गाना चालू हुआ तो ऐसा लगा कि उसी बचपन में दोबारा पहुंच गए हैं। और तुमने बाकी बातें की बिना का गीतमाला, तो मैं उसमें ऐड करूंगा कि शायद तुम्हें भी याद होगा कि बिना का गीतमाला को फिर उसको रीनेम करके, रीब्रांड करके सिबाका गीतमाला बना दिया गया था जब ब्रांड चेंज हुआ था। और मुझे ये याद आता है कि काफी रंज हुआ था उस बात से, क्योंकि वो हमारे दिमाग में वो हमेशा बिना का ही रहा, वो कभी सिबाका न बन पाया, और उससे नाता इनफैक्ट थोड़ा कम हो गया क्योंकि अब वो नहीं था। लेकिन अमीन सयानी जी की तो खैर बात ही अलग थी, बहुत ही जादुई आवाज उनकी और एक स्टाइल जो था। और रेडियो का जो मजा था कि वो इतना क्लियरली हमारी मेमोरीज में घुस गया था रेडियो, कि आज तक वो यादें ताजा हैं। तो बेहतरीन। ये तो यादों के म्यूजियम में अगली याद कौन सी ऐड करने चाहोगे, क्या डिस्प्ले पे होना चाहिए? तो उसके बाद तो उसके बाद फिर हम लोगों को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया, जो रीवा एक वो भी बैकवाटर्स टाइप की जगह थी, जो मतलब वहां पे उस समय तक तो रेलवे स्टेशन भी नहीं था। तो मैं 11 साल की उम्र में पहले मुझे, और अगले ही साल मेरा भाई भी उस स्कूल में आ गया। हमारे 2 कजिन्स वहाँ पहले भी पढ़ चुके थे, तो वो कोई ऐसा भी नहीं था कि बहुत, पर वो छत्तीसगढ़ से थोड़ा दूर था। और वहाँ ये बात है तब हम 8वें दशक में आ चुके होते हैं, और तभी ये एशियाड वगैरह होता है 82 के समय में, और कलर टीवी हिंदुस्तान में आ रहा होता है। और इस बीच जो है
तो स्कूल में भी एक दो टीवी में भी आ जाते हैं, और जो कि बोर्ड एक बॉयज का, एक लड़कों का बोर्डिंग स्कूल है। और फिर जब हम छुट्टियों पे घर जाते हैं तो तब तक कुछ अच्छे कार्यक्रम, क्योंकि उस समय कोई कंपटीशन नहीं है, एक तरह का दूरदर्शन अपने आप में एक फुल स्केल एक ब्रॉडकास्ट का, सरकारी ब्रॉडकास्ट का मीडियम है, पर उसके पास बहुत सारी एक नई तरह की शुरुआत हमको दिखलाई देने पड़ती है, जो कि पहली बार शायद हिंदुस्तान में उस तरह से हो रहा है, जहाँ पे बड़े बड़े सीरियल्स बन रहे हैं। तो पहले वो हम लोग आया, फिर बुनियाद आया, फिर हाँ, और कई इस तरह के एक वो तमस तमस नाम से एक आया था तमस, उसी समय। भीष्म साहनी की नॉवल का है तमस, जो कि पार्टीशन की हिस्ट्री पे था। हाँ, यात्रा नाम से एक और गजब का सीरियल था, जिसमें एक रेलवे से जुड़ा हुआ था। और फिर एक था एक भारत एक खोज, जो जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित है। और हाँ, वो एक बहुत ही लंबी और बहुत ही एक्सप्लेनेटरी सीरीज है पूरे हिंदुस्तान की के इतिहास और उसके पूरे इवोल्यूशन के बारे में। पूरी कैसे हिस्ट्री कैसे मार्च कर रही है, कैसे लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, वेद से लेकर आर्यों से लेकर मुगल और उसके बाद अंग्रेज तक। उसका जो टाइटल म्यूजिक है, जो हाँ, कि वो भी एक मेरी याद का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जो कि मुझे लगता है कि हम जो है पहली बार एक तरह के ऐसा संगीत सुन रहे हैं जो कि हमारे कहीं ना कहीं वो हमारे ओरिजिन्स ढूंढता है। तो मैं बाद में जब उसके बारे में ढूंढा तो मालूम पड़ा कि वो नासदी सूक्त से निकला हुआ है, जिसका वसंत देव ने अनुवाद किया था, और वनराज भाटिया ने उसको कंपोज किया। और वो वाह, संस्कृत और हिंदी में एक साथ गा रहे होते हैं उसको। और वो ये बताने की कोशिश है कि जब जब कुछ भी नहीं, जब 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 दुनिया से पहले क्या था। और वाह, वो जिस तरह से कह रहे हैं वो बहुत ही, मतलब एक तरह से वो भी बहुत मूविंग है। तो हाँ, मतलब ये बात भी वैसी ही है कि आपको शायद सब कुछ समझ में नहीं आया उस गाने में वो लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें संस्कृत के मंत्र की तरह पढ़ी जा रही है, फिर उसको वो हिंदी में कुछ कुछ पढ़ रहे हैं। और जो पढ़ रहे हैं वो भी एक तरह की जो बात वो कह रहे हैं वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट में है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है, जो कि हमारे जो इंद्रियों के बाहर है, जो हमारे सेंसेस के बाहर है, उसको हम कैसे एक तरह से कंसेप्चुलाइज कर पाए। उस इस टाइटल म्यूजिक की इस नासदी सूक्त में जो ये वो कोशिश की गई है कि जो हमारी इंद्रियों के बाहर है उसको हम कैसे जज्ब करें, या कैसे कैप्चर करें, या कैसे उसको एक डेसिफर करने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। तो आइए सुनते हैं ये नासदी सूक्त डिस्कवरी ऑफ इंडिया से। न सदासिन्नो सदासि तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था, उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। तो बहुत बेहतरीन म्यूजिक है और मुझे कहना पड़ेगा कि मैंने कभी इसको सुना नहीं था और कभी इसको इतनी तवज्जो भी नहीं दी, लेकिन इसमें दम है। और शायद इससे हमें ये भी मालूम पड़ता है कि कितने पहले ये सारी चीजें सोच ली गई थी कि जो दुनिया बनी उसके पहले क्या था, इस बारे में विचार हुआ। और ये जानने का भी खुशी हुई। इनफैक्ट तुमने मुझे एक लीड दिया है कि मुझे आने वाले वीकेंड पे शायद बैठ के यही चाहिए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है उसको दोबारा से देखा जाए और उसको एंजॉय किया जाए। तो ये एक अच्छा एडिशन था यादों के म्यूजियम में। तो तुम अपने म्यूजियम में अगला कौन सा डिस्प्ले कोई याद रखना चाहोगे? तो एक तो मेरे ख्याल से हम लोग जब हम अपने बायोडाटा वगैरह लिखते हैं तो हम हमेशा अपनी कामयाबियों के और अपने हासिल और हम अपनी शान बखारने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हमने जीवन में हम अपनी असफलताओं वजह थोड़ा सा कम करते हैं। हाँ, मैं अपने स्कूल जाने के बाद के समय में काफी
मैंने काफी सारी नाकामयाबियां देखी। मुझे एक तो मैं मतलब बहुत ही कंफ्यूज था कि मुझे आर्ट्स पढ़ना चाहिए या साइंस पढ़ना चाहिए। पर जब आप बहुत अधिक अनिश्चित होते हैं अपने बारे में, तो आपको एक बाकी लोगों की राय बता दी जाती है कि राय लोगों की ये तो तुम ये कर लो। हाँ। तो वो साइंस में मैं चला गया। वहां पर जाके मैं एक डिजास्टर साबित हुआ और मैं करीब 1.5 साल फेल हुआ। तो एक अच्छी याद ये है, और अच्छी बात भी ये कि हम अपनी असफलताओं में से बनते हैं किस तरह से। और मैं ये बात अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि जब मैं फेल हो रहा था, तो मेरे पास अपना मुंह छिपाने की बहुत सारी जगह थी नहीं। तो मैं एक लाइब्रेरी में जाके बैठ जाया करता था, जो कि रायपुर शहर में एक विवेकानंद आश्रम है, रामकृष्ण मिशन का, उनकी लाइब्रेरी है। अच्छा। उनके मिशन वगैरह में तो जो भी कुछ हो रहा था उसमें मतलब मेरी दिलचस्पी बहुत ज्यादा नहीं थी। पर वो जो लाइब्रेरी थी, और जिन भी लोगों ने वो लाइब्रेरी बनाई थी, जो उस शहर में, जो कि बहुत एक तरह की एक मठ की तरह या एक स्पिरिचुअल कल्ट या सेक्ट की तरह तो वो जगह थी, पर उनकी लाइब्रेरी बड़ी ओपन थी। और मैं इस बात को लेकर अब मैं जब सोचता हूँ तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ, और ये बहुत सुखद आश्चर्य की तरह है कि वो लाइब्रेरी में सब तरह की किताबें थी। वो अंग्रेजी की किताबें भी थी, उसमें एलियट भी थे, और उसमें सात्र भी थे, कामू भी थे, हमारे हिंदी के अज्ञेय और धर्मवीर भारती और कमलेश्वर भी थे। सो ये वो जो एक साल मेरा जो था कि जहां पर मैं बहुत सारे लोगों को से बचना चाहता था, और क्योंकि एक छोटा सा शहर था, तो छोटे शहर में उनकी एक लाइन है, क्या बोलते हैं, राही मासूम रजा की, कटरा भी आरजू नाम की छोटा सा नॉवेल है उनका, उसमें जिसमें वो एक पहलवान का जिक्र करते हैं। वो कटरा भी आरजू में रहता है, और वो कहते हैं कि उस पहलवान को उस जगह में सब लोग जानते थे, कुछ को उसके बचपन से और कुछ को अपने बचपन से। वाह। तो तो होता है ना कि आपको सब लोग जानते हैं कि आप कहाँ पर है, कौन है, क्या कर रहे हैं। तो वो एक समूह, उस तरह से समय था। तो उसमें वो लाइब्रेरी मेरे लिए मेरी याद में मेरे ख्याल से एक बहुत ही निर्णायक मोड़ की तरह उस समय आई, जब मैं बहुत ही एक असफलताओं की गर्त में था। और उस समय ये वो समय था जब मैं 20-21 साल का रहा हूँगा, और आप अपने एनर्जी के, आप अपने हार्मोनल बर्स्ट के, और अपने सब उसके प्राइम में रहते हैं आप अपने हर तरह से। और उस समय चीजें वैसी नहीं हो रही थी जैसे कि मैं सोचता, जैसे मैं एंटिसिपेट कर रहा था। उसके पहले ये फौज में ना जा पाने का एक थोड़ा सा अफसोस था, क्योंकि मेरा स्कूल सैनिक स्कूल था, तो वहाँ सब सोचते थे कि हम फौज में जाएंगे। मेरा वहाँ नहीं हो पाया, बहुत सारी कोशिशों के बाद भी। बीएससी में मैं फेल हो गया, और इंजीनियरिंग में मेरा नहीं हो पाया। तो कई सारी चीजें थी जिसको लेकर काफी एक तरह का अफसोस था। और इस बीच एक दिन ये हुआ कि मेरे पिता, क्योंकि उन्होंने बहुत मजबूरी में शायद बात मुझसे कही होगी कि यार तुम अंग्रेजी में एमए कर लो, जैसे तैसे बीएससी निकालो, और तुम अंग्रेजी एमए तो तुम कर लोगे अंग्रेजी में आराम से, क्योंकि तुम ऐसे स्कूल से आए और तुम्हारी अंग्रेजी ठीक ठाक है। हाँ। तो फिर तुम ना कहीं ये ट्राइबल वाइबल में ही या कहीं एक लेक्चरर बन जाना तुम स्कूल में, जो कि बुरी बात नहीं थी। मेरे ख्याल से कोई भी एक एंग्शियस पिता हाँ। शायद ये बात कहता। पर वो मुझे लगा कि ये अब शायद जो है अब ये मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। तो मैं बीएससी करते करते ही मैं एक अखबारों में नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी, और एक अखबार में मुझे नौकरी मिल भी गई। और मैं एक अच्छी याद ये भी है उस समय की, जब मैं 1.5 साल फेल होने के बाद जब फाइनली कंपार्टमेंटल जब पास हुआ, तो वो खबर उस अखबार में मैंने खुद छापी। मतलब वो पन्ना जो है, वो पन्ना मैंने खुद बनाया, और मैंने फिर अपने पिता को फोन कर, लैंडलाइन के जमाने में मैंने फोन करके कहा कि वो हो गया है। तो बोले क्या हो गया? तो बोला वो बीएससी हो गया अपना जो है। तो बोले कैसे? बोले वो तो रिजल्ट तो कल छपेगा। तो मैं बोला मैं वही छाप ही रहा हूँ, मतलब मैं ही लगा रहा हूँ। वाह वाह, क्या बेहतरीन याद है। और मुझे इसमें बहुत ही रोचक चीज ये लगी कि तुम्हें अपने फेलियर से कोई शिकवा नहीं है, तो उन्हें भी उतने ही आराम से बात कह सकते हो जितना कि सफलताओं से। तो इस बेहतरीन मौके को किसी गाने से मार्क किया सकता है क्या? कोई ऐसा ये गाना याद आता हो? बिल्कुल। तो एक बहुत बढ़िया कबीर का भजन है जो कि मुझे बहुत ज्यादा झकझोरता है, और ये कुमार गंधर्व जी का है। और इनके साथ इनकी पत्नी वसुंधरा जी भी जो फिल करती। कुमार जी भी एक गजब की उदाहरण इसलिए हैं
क्योंकि बीच में उनके जीवन में एक ऐसा हुआ जिस समय वो उनका गाना लगभग बंद हो गया, क्योंकि एक फेफड़ा उनका कुछ खराब हो गया था और वो 8-10 साल अपने जीवन के नहीं गा पाए। ओफो। तो उस समय, हाँ, तो उसके बाद जब उन्होंने दोबारा गाना शुरू किया तो वो जो कुमार जी के दो कुमार गंधर्व दो हैं, एक हैं जो पहले के जो कुमार गंधर्व हैं, जिसको एक परफेक्ट और जीनियस और उस तरह से देखा जाता था, और दूसरे कुमार जी वो हैं जो ये हैं जो बीमारी के बाद उठ के गाते हैं, जिनका सांस बीच बीच में फंसता है या फूलने लगता है दम जो है, और जब आप वो गा रहे होते हैं तो बीच में वो वसुंधरा जी आके उसको फिल करती हैं, और वो इसलिए बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर। और फिर कबीर दास हैं, और कबीर अपने आप में मेरे ख्याल से भारत के और दुनिया के सबसे सुंदर, प्यारे, अच्छे कवियों में से एक हैं, जो उस बनारस में थे जहां पर उनको बहुत क्या बोलते हैं, स्वीकृति नहीं मिली थी। इसमें आश्चर्य नहीं, हाँ, उनकी जो विचार है कबीर दास जी के, इसमें आश्चर्य बिल्कुल नहीं कि उनको स्वीकृति नहीं मिली, और मेरे ख्याल से उनका ऑपोजिशन ही हुआ होगा उस दौरान। इस बारे में मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, पर उसमें इस बंदिश में वो कहते हैं कि शून्य शिखर पर अनहद गाऊं जी, ऐसा करो तो अनहद गाऊंगा, शून्य के शिखर पे जाके मैं अनहद गाऊंगा और वहां जाके राग 36 सुनाऊंगा। तो ये जो बंदिश है, ये अपने आप का बहुत ज्यादा, उनके बहुत सारे और कबीर के भजन हैं, उसे बहुत सारा मालवा का जो है उन्होंने फिर उसको समाहित किया अपने गाने में, क्योंकि वो 8-10 साल तक चुपचाप सुनते रहे और उसके आसपास लोग मालवा क्षेत्र में कबीर को गाते रहे, और उन्होंने फिर अपने शास्त्रीयता में उस कबीर को, उस स्पिरिट को, उस गाने के स्टाइल को और अपने फेफड़े की जो सीमाएं हैं उन सबको साथ में वो निकाला, और वो एक तरह की गजब की, एक जैसे होता है कि आत्मा से निकली हुई हुक या पुकार की तरह उनकी आवाज आती है, और वो हमको इतनी दूर तक, इतनी देर तक हिला के रखती कि पूछिए मत। तो अगर मतलब मुझे उम्मीद है कि हम में से हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उसको सुना ही होगा, और जिन्होंने नहीं सुना, कबीर अगर सुनना हो तो बाकी लोग, बहुत सारे लोगों ने कबीर गाया है और बहुत अच्छा भी गाते हैं, और कुमार जी जैसा तो कोई नहीं कर सकता। चलो तो फिर आज सुनते हैं कुमार गंधर्व जी की आवाज में कबीर दास का ये गायन, निर्गुण और बिल्कुल निर्गुण। तो आइए सभी मिलके सुनते हैं। ये तो बेहतरीन था, और इसको सुनने के बाद मतलब यादें जो है तो जो तुम लेके आए हो इस म्यूजियम में, वो बड़ी गजब की, क्योंकि इससे हम लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि सिर्फ याद ये नहीं थी कि गायन कितना अच्छा था या शब्द कितने अच्छे थे, कि ये कुमार गंधर्व जी के फेफड़े के खराब होने के बावजूद उन्होंने किया, और साथ ही कि उनकी पत्नी फिलिंग का काम करती थी जहां पे गैप आता था। इससे उनके संबंध जो है, एक पति पत्नी के अलावा एक कलाकार की तरह उनके संबंध कितने गूढ़ और गहन थे, वो भी समझ में आता है। तो ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा ये म्यूजियम में तुमने एक एडिशन किया है अपनी यादों के। तो और क्या जोड़ना चाहोगे यादों के इस म्यूजियम? तो फिर एक समय शायद हम सबके जीवन में आता है जब हम बहुत ज्यादा, एक समय तक हम बहुत सरवाइव करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, दौड़ भाग लगी रहती है, कंपटीशंस होते हैं, नौकरियां पानी होती हैं, मोहब्बतें जीतनी होती हैं, और एक समय तक हम खुद को बहुत ज्यादा साबित करना की कोशिश कर रहे होते हैं और अपनी
एक अकड़ कमाने का जो एक सिलसिला रहता है कि हम सारे आर्ग्यूमेंट्स जीतना चाहते हैं, हम सफल होना चाहते हैं, हम ये करना, बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं। एक दिन वो सब कुछ हो चुका होता है और फिर हमें शायद इस बात का वैसा होता है कि बहुत सारी जो चीजें हमने इकट्ठी कर ली, उनमें से बहुत सारी चीजों का कोई जरूरत थी नहीं असल में, जो है सही उनके बात। बिना भी काम चल सकता था। तो मेरे जीवन में बहुत दिन तक, क्योंकि मैं एक अखबार में भी था और मैं बहुत खासा डिस्ट्रैक्टेड शायद रहने वाला व्यक्ति था शायद, तो मेरे लिए अखबार बड़ा इंटरेस्टिंग जगह थी, क्योंकि मैं वहां पे हर रोज आपको नई एक साफ स्लेट से काम शुरू करना पड़ता था, क्योंकि रोज कुआं खोदना था, रोज पानी पीना था, इस तरह का कुछ एक समीकरण हुआ करता था। तो उसमें वो बहुत काम आता था। तो मेरा जो एक तरह का जीने का मैट्रिक्स था वो यूं था कि उसमें 3 चीजें थी कि मैं कितना क्रिएटिव हूँ, मैं कितना इंटेंस हूँ और मैं कितना स्पॉन्टेनियस हूँ। और ये मुझे काफी ये मैट्रिक्स मुझे बहुत अच्छे से प्ले आउट देता था और मेरे लिए आराम एक सहूलियत का एक तरह का अपैरेटस या एक टेम्पलेट भी था मेरे लिए। हाँ, पर जब एक समय आता है, फिर आप लगता है कि अब ये सब वही की, तो फिर जब एक नया मैट्रिक्स मैंने बनाया जो कि इस बारे में था कि जिसने मुझे काफी स्लो किया, काफी मुझे काम किया, रीअश्योर भी किया, और वो ये था कि फिर मैं इस पे आया कि अपने क्वाइट में मैं लौटा। तो उस मैट्रिक्स में बहुत सारा साइलेंस है, लाइटनेस है, एनर्जी है, स्पेस है। तो मैंने बजाय कोऑर्डिनेट्स के स्पेस की तरफ देखना शुरू किया कि कितनी सारी खाली जगह है, हम सांस कैसे ले रहे हैं, हम ये इस जीवन में कितने एक आराम से कितना है, हाँ, और सब कुछ साबित करने की क्या जरूरत है। ठीक है, मतलब तो मैं एक बहुत ही आर्ग्यूमेंटेटिव, प्रेस्क्रिप्टिव और कोऑर्डिनेट से भरे हुए जगह से मैं बाहर निकलकर मैं डिस्क्रिप्टिव सेल्फ की तरफ मैं आया, और मैं वहीं पर हूं। मैं डिस्क्रिप्शन में बिलीव करता हूं, मैं प्रेस्क्रिप्शन में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता। मैं मतलब इस आर्ग्यूमेंट में कि मुझे कुछ आर्ग्यू करना है, और फिर मैंने देखा कि मैं कैसे एक बंकर के वाले सेल्फ में था, कि मैं एक बंकर्ड सेल्फ में, जैसे कि एक फौजी लोग होते हैं, वो एक हाँ, अपने बंकर खोद के उसमें छुपे रहते हैं बंदूकें तान के, वो हमेशा खतरे में रहते हैं, वो हमेशा हाँ, कभी भी गोलियां चला सकते हैं, वो हमेशा इस तरह की एक आतुरता और एंग्जाइटी में रहते हैं। तो बाहर आके जब आप हाथ खड़े होके जब आपने देखा कि अच्छा चलो, तो मैं उस सेल्फ में खुद को देखता हूँ, देखना चाहता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। और उसके एक सबसे सुंदर, सबसे प्यारे जो गायक, लगभग हालांकि मैं नास्तिक हूँ, पर मैं सोचता हूँ कि अगर कोई देवता होता होगा तो शायद ऐसे अशोक वाजपेयी की कविता भी है उनके बारे में, बाय द वे, अच्छा, मल्लिकार्जुन मंसूर की, कि आप देवता की तरह जो व्यक्ति गाता है, कि मुझे लगता है मल्लिकार्जुन मंसूर के लिए मैं सोचता हूँ कि मैं उनको कैसी उपमा दूंगा। तो मेरे लिए उपमा इस तरह से है कि वो आप एक पहाड़ पर, एक जंगल में एक पहाड़ है, उस पहाड़ में एक निर्जन मंदिर है, और उस मंदिर में एक बकरियां हैं बहुत सारी हाँ, आसपास उसके, और वहां पे उस मंदिर में एक पताका है जो फरफरा रही है, और वो जो फरफराने की जो आवाज है वो मल्लिकार्जुन मंसूर है। वाह, क्या और बात है। उनको सुनिए कि ये उनका राग सावनी में एक लाइव भजन है, और ये देखिए कि लोग भी कैसे उनके साथ लहरा रहे हैं, फरफरा रहे हैं, झूम रहे हैं, और वो उनके साथ इस तरह से गाते। वो एक तरह का, उसमें वो स्टूडियो वाली एक फिक्स्ड तरीके से गाने वाली बात नहीं, वो आदमी एक अपनी आजाद होके गा रहा है और खुले में है और बिल्कुल दिलदार होके गा रहा है, और फिर वो बीच में रुक के कहता है कि ये सब ना मैं नहीं हूं, ये हमारे गुरु हैं जो गा रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है, एकदम उन्मुक्त, पूरी उन्मुक्तता, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं मल्लिकार्जुन मंसूर जी की आवाज में ये भजन। So
बहुत ही बढ़िया रहा। ये तो एक ऐसा लगा कि हम ज़मीन से उठकर और किसी दूसरे जहाँ में पहुँच गए। कितनी बेहतरीन आवाज़ है और जैसा तुमने कहा पताका की तरह फरफराती है। बहुत ही आनंद आया। ये तो एक बहुत ही काबिल म्यूज़ियम में एडिशन है और इसको हम बहुत सँभाल के रखेंगे। तो अगली कौन-सी याद है जिसको तुम इस म्यूज़ियम के लिए कंसिडर करना चाहोगे? अब एक एक ये हुआ कि जब मैं दिल्ली फिर आ गया, जर्नलिज्म करने लगा, और यहाँ पे IIMC एक जगह है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वहाँ से मैं पढ़ के वहाँ से जब निकला फिर नौकरियों की तलाश शुरू हुई। और फिर घूमते फिरते, मतलब कुल मिला के मैंने 26 जगहों पे नौकरियां की हैं। तो पहले मेरा स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब माना जाता था। तो लोग बोलते थे कि तुम यार इतनी नौकरियां क्यों बदल रहे होते हो, तुम कहीं स्थिर क्यों नहीं होते। तो मैं कहता था कि यार नौकरियां मिल जाती है तो मैं कैसे छोड़ दूं, मतलब कि आपको जितने नौकरियां, तो और एक ये भी बात थी कि जर्नलिज्म क्योंकि बहुत एक ऐसा स्टेबल ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन उस तरह से नहीं था जैसे कि बड़े कॉरपोरेट्स का होता है या सरकारी नौकरियां होती, तो वहां पे प्रमोशन तो ऐसे आसानी से होते नहीं थे, तो नौकरी बदलना ही एक तरह का प्रमोशन पाना था। तो एक जो छोटी सी बीच में ये बात हुई कि जब मैं यहाँ पे वहां से निकला तो फिर मेरी एक दोस्ती एक हुई और वो फिर प्यार में बदल गई। और तो वो फिर और हमने साल एक भर बाद फिर शादी कर ली, और पर वो 6 महीने नहीं चली क्योंकि उनका कैंसर से देहांत हो गया। बहुत दुःख तब मैं है इसमें। 24 साल का, हाँ तब मैं 24, तो दुख तो खैर क्या, वो एक एसोसिएशन है। तो ये इस पूरे एक बेरीवमेंट के बारे में, क्योंकि आजकल हम जिस कोविड टाइम में जा रहे हैं तो ये बहुत सारा बेरीवमेंट हम सब तरफ, चारों तरफ हो रहा है। तो मैं उस समय था, और जो कि एक होता है कि हम स्वर्ग तो हम सबसे बांटते हैं, क्योंकि उसको बांटने के ही बाद ही वो स्वर्ग आगे बढ़ पाता है, पर नरक तो आपको अकेले ही भोगने पड़ते हैं। तो उसमें मैंने शायद कुछ जल्दी तो हुआ और कुछ असामयिक भी हुआ ये सब, पर उसने मुझे एक तरह का एक समझ दी जीवन को देखने की। और वो ये थी कि हम लोग जो मिस करते हैं, कि जैसे मैं किसी को मिस नहीं कर पाता अब भी, कि मैं हमेशा एसोसिएशंस को बहुत सेलिब्रेट करता हूँ, चेरिश करता हूँ, और मुझे वो यात्रा ज़्यादा बड़ी लगती है बजाय वही कि एक गंतव्य जो होते हैं, कि ये भी एक मृत्यु एक तरह का गंतव्य है। और जो जीवन में जो कुछ हुआ है उस 6 महीने में या एक पल में, 1 घंटे में भी वो हो सकता है, और वो जिंदगी भर में भी हो सकता है, कि वो एसोसिएशन हमको क्या क्या दे जाते हैं और उसमें हम कितने बड़े और अच्छे और भले होते हैं। तो मैं जीवन के शायद ये मेरी पहली पत्नी अर्चना का जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ, उस पहले सफलता के बाद वो ये था कि शायद हाँ, मैं एसोसिएशंस को इस तरह से देख पाया कि जो उसकी वार्मथ के साथ, उसकी गुडनेस के साथ, उसकी अच्छाई, उसके क्या बोलते हैं वार्मथ, और जो भी उसका कुछ अच्छे हिस्से हैं उसके साथ। और फिर वो उसने मुझे एक तरह से एक आगे की जिंदगी के लिए बहुत अच्छे से तैयार किया, और जो कि मेरे भी बहुत काम आया और शायद कुछ मेरे आसपास के लोगों के भी। तो इस मुकाम पे आके कोई ऐसी मेमोरी आती हो जिससे कि कुछ और यादें भी जुड़ जाती हो इससे? तो एक रविंद्र जैन साहब थे जिनके बहुत संगीतकार हैं वो, और थे मतलब तो नहीं, पर वो नेत्रहीन थे, और उन्होंने गजब जैसे अब ऐसे एक फिल्म का नाम था अखियों की झरोकों से, हालांकि वो खुद नेत्रहीन थे तब भी वो उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, उसका नाम अखियों की झरोकों से। पर उनका एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है, जो यशुदास की आवाज में है, और वो रागम का बहुत अच्छा उदाहरण भी है, जब दीप चले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना। वाह! आइए ये गाना सुनते हैं यशुदास जी की आवाज में। बेहतरीन गाना है। जब दीप जले आना, जब
जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। ये गाना तो मुझे भी अपनी यादों में पुराने ले गया। मुझे याद है कि हमारे जवानी के टाइम का गाना है और बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही मजा आया। तो इसको तो सर्टनली हम लोग अपने जो यादों का म्यूजियम है उसमें एक अच्छी जगह देंगे, क्योंकि इससे काफी लोग, मेरे ख्याल से लोग जो सुनेंगे उन्हें भी बहुत आनंद आएगा। और यादों का जो म्यूजियम है उसमें अब थोड़ी सी जगह और बची है, तो अगर एक आध दो और कुछ यादें ऐसी हो जो तुम्हें इसमें जमानी हो, तो वो कौन सी यादें होंगी? इसमें एक और, जो इसी सिलसिले में एक और गाना है जो कि वो भी शायद यमन, ये भी बहुत अजीब बात है कि सारे मतलब कुछ खास तरह के राग आपके जहन में ज्यादा ज्यादा जगह जमाते हैं। तो यमन का एक और राग है, जो राग में एक और है जो साहिर का लिखा हुआ है, और वो भी इस जीवन और संबंधों के बारे में है, जिसमें वो कहते हैं कि उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई न संग मरे मन रे, तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे। वाह! तो आइए सुनते हैं साहिर का एक गाना जो तुमने चुना है म्यूजियम के आखिरी कुछ जगहों के लिए। इसका आनंद लें। मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे, मन रे तू काहे न धीर धरे। वाह भाई, ये तो बहुत ही मजा आ गया। अब हमारे पास एक जगह और बची हुई है जिसमें अगर तुम चाहो तो एक म्यूजियम में का पीस जो है, यादों के एक याद जो है उसको और जोड़ सकते हैं। तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो एक और जिस चीज जो हुई जीवन में, वो ये कि आप बार बार सोचते हैं कि ये जो मैं जो कह रहा था कि हम फंसते हैं कोऑर्डिनेट्स और स्पेस के बीच में, और फाइनली फिर शायद एक चीज जो वो कहीं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर वो किसी उपनिषद में कहीं है कि मृत्यु के क्षण में अगर आप किसी इच्छा या पश्चाताप में हैं तो मोक्ष नहीं मिल सकता। मतलब मोक्ष तभी मिलेगा जब आप एक इच्छा या पश्चाताप से बाहर हैं। इच्छा हमारा भविष्य है, पश्चाताप हमारा अतीत है। तो ये जो एक कोशिश ये रहती है कि आप कैसे जितना अधिक हो सके अपने अतीत और भविष्य से बाहर रख के इस वर्तमान में जितना जी सकते हैं उसको जिए। और वो एक तरह से जब मैं पलट के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये एक सिग्निफिकेंट स्ट्रैंड रहा है मेरे लाइफ, मेरी जिंदगी का अभी तक का। उसकी एक बहुत अच्छी याद है कि एक स्कूल के दिनों में बारिश, रेनी डे हो जाता था तो छुट्टी हो जाती थी, तो उसमें हम लोग दिन भर पानी, वाटर लॉग रीवा में बहुत सारा पानी भर जाता था उसमें, और वो तो दिन भर बारिशों में फुटबॉल खेलते थे भीगते हुए और पानी में गिरते हुए, छपाक छपाक करते हुए, लोगों को पकड़ के गिराते हुए। तो उसकी इतनी मस्ती थी, और शायद ये भी वो इसलिए भी इतनी सुंदर थी क्योंकि वो उन दिनों तक हम बहुत
हमारी मासूमियत नहीं गई थी, तो उसकी एक अपनी पवित्रता थी हमारे भीतर, और कोई फिक्र नहीं थी कि कल क्या होने वाला है, कल क्या हुआ था। आप टाइम ऑफ इनोसेंस। उस पूरे बबल में आप बिल्कुल फ्री होते हुए आप सिर्फ हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, और एक प्लेफुलनेस के साथ हैं। और मैं अभी भी जब ये बात कह रहा हूं तो वो मुझे बहुत मेरी आत्मा को ऑक्सीजनेट करने वाली चीजों में से एक है। तो एक याद का जो म्यूजियम ये भी है कि वो कौन सी चीजें हैं मेरे जीवन में जो मुझे अभी भी, उनको सुनकर मेरे मेरे चेहरे पे एक रंगत आ जाती है, या मेरी, जिसको मैं कहता हूँ कि वो आत्मा को ऑक्सीजनेट करने वाली बातें हैं। तो ये उनमें से एक है कि जहां पर हमें लगा कि अरे ये एक, तो वो मैं जब भी सोचता हूँ, कई बार सोचता हूँ कि हम कहाँ पे अपने बहुत ही उन उन क्षणों में जहां पर हम एक तरह से एक परेशान हो, तो वो उस पे लौटो तो अभी भी उसका असर होता है, कितने 40 साल बाद भी। और ये जो जो मजा है तुम्हारी याद का, वो तुम्हारी आवाज में सुनाई पड़ रहा है निदेश। तो हम अब म्यूजियम जो है उसमें आज का कलेक्शन जो है वो मेरे ख्याल से कंप्लीट होने के आसपास है। तो अब सवाल ये है कि इन सारी यादों में, जो तुम सारी यादें तुम आज लेके आए, इनमें से दो की जगह है म्यूजियम में, एक बेहतरीन जगह जहां वो सबसे प्रोमिनेंटली डिस्प्ले होंगी। तो अगर तुम इस म्यूजियम में दो यादों को चुन के उन अच्छी जगह पे जो प्रोमिनेंट है वहां रखना चाहो, तो वो कौन सी दो यादें होंगी, इस बारे में कुछ बताओ। मेरे ख्याल से मैं जो है वो कुमार जी और मल्लिकार्जुन मंसूर की सोबत में खुद को कहीं एक श्रोता की तरह, एक सोखते की तरह, कि मैं उसको सोख रहा हूँ उस समय, जैसे एक ब्लड, जैसे ब्लॉटिंग पेपर इंक को सोख लेता था हमारे जमाने में, तो वैसा सोखते की तरह कि आप सोख लें वो जो उस समय जो आवाजें आ रही हैं, और वो कहाँ से आ रही हैं, वो कहाँ से क्या लेकर आ रहे हैं आपके पास, कहीं कबीर हैं, कहीं सावनी में वो डूबे हुए हैं। तो मुझे वो एक तरह की बहुत मेरे ख्याल से हमको, हम सब जीवन में एक चीज ढूंढ रहे होते हैं, वो ये है कि अटेंशन, रीएश्योरेंस और एक्सक्लूसिविटी, तो वो, और कामनेस, हमको कैसे, तो वो सब चीज आपको बहुत सारा रीएश्योरेंस, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी वार्मथ है उसमें, और वो एक्चुअली वो उनके पास भी नहीं है, वो आपके भीतर है, जिसको वो इवोक कर लेते हैं। वो एक तरह से वो एक प्रेयर है जो कि आपके अंदर वो कही जा रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं एक नास्तिक हूँ, पर एक आगा शाहिद अली हैं जो कश्मीरी पोएट थे, जो न्यूयॉर्क में अंग्रेजी पढ़ाते थे। उनकी ये लाइन है कि उनका उनका भरोसा प्रार्थनाओं में तो है पर ईश्वर में नहीं है। पर ये जो बात है शायद हमको सबसे ज्यादा मनुष्य भी बनाती, कि हम वो प्रार्थनाओं की प्रार्थना करना जो है वो मनुष्य के बस में है। देवता अगर होते तो शायद सुन रहे होते उनको, जो कि उन्होंने सुनी नहीं। बेहतरीन बेहतरीन बात कही। तो हम अब म्यूजियम जो है हमारा तैयार है, और हम सभी शुक्रिया कहना चाहेंगे कि तुमने आके अपनी यादों का म्यूजियम जो है उसकी जो एंट्रीज हैं उनको हमारे साथ शेयर किया। लेकिन हम भी एक तोहफा देना चाहेंगे सभी लोग मिलके तुमको, और वो ये है कि अगर एक नई मेमोरी बनानी हो, एक नई याद अ, बढ़नी हो, तो वो कौन सा एक एक्सपीरियंस है जो तुम जिंदगी में चाहोगे जिससे कि वो एक नई याद तुम्हारे लिए बने। पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं एक शायद एक मैंने एक सपना देखा है, सपना सोचा है, देखा नहीं, सोचा है। और वो ये है कि मैं एक कुछ जमीन कहीं लेके, अब अपने जीवन के आखिरी सालों में मैं एक खेती या बागबानी नहीं करना चाहता, मैं एक वहां जंगल खड़ा करना चाहता हूँ। और वो उसको लेकर मैं कुछ कुछ कभी कभी सोचता हूँ, पर हालांकि वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं, आइडियाज तो बहुत आते हैं पर हम जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए तो कोई मतलब नहीं होता। पर ऐसी ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे तो ऐसी कोई एक दो जगह मैं देख भी रहा हूँ, और मैं सोचता हूँ कि वो हो पाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। पर वो शहरों से कहीं कहीं बाहर एक तरह का एकांत है, जिसमें एक जंगल बना के वहाँ वहीं मैं वहीं रहना चाहता हूँ। एक तो यूं भी कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो वहाँ हमारे पास अब कोई, मतलब शहर में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ करने को और ऐसा है नहीं, सिवा बहुत सारी नॉइज और हीट के। तो एक ये भी फैक्टर है, पर साथ में ये भी है कि एक हमने जो कुछ हासिल किया
और शायद एक तो सफर ये भी था कि हम आराम से रहना चाहते थे और वो आराम वहां पे शायद ज्यादा मुनासिब है। दूसरा ये भी है कि आपने जो कुछ हासिल किया वो आप उन लोगों में शायद ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो जिनके वो ज्यादा काम की बात है, और वो शायद वो जगह वो भी है जहां से हम खुद चलकर आए थे। तो वो लोग क्योंकि वहां पे उस तरह से लोग अभी भी रहते हैं और उनको शायद आप एक तरह से आपका योगदान उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। ये तो बहुत ही बेहतरीन है। तो चलो, आशा ये है कि तुम्हारी जो आकांक्षा है वो एक दिन याद में बदल जाएगी और उसको तुम साझा करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ आओगे। पर आज के लिए यादों के म्यूजियम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अपनी यादों को कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने नहीं सोचा था कि ये मतलब ये इतना दिलचस्प सी बात है, और आपके जरिए मुझे अपने आप से बात करने और अपनी यादों में जाने और उसको एक तरह से अपनी जर्नी को सेलिब्रेट करने और उन चीजों को उस तरह से देख पाने की जो कि मैंने देखी नहीं थी उस तरह से। तो इसके लिए आपका ही बहुत धन्यवाद। कि नहीं तो शायद मेरा अपना जिया ही मुझसे दूर और भूला हुआ रह जाता। आज इस यादों के म्यूजियम में कुछ नायाब यादें शामिल हो गई हैं। आशा है आप सभी को पसंद आई होंगी। यदि आप यादों के इस म्यूजियम में हमारे मेहमान बनकर भाग लेना चाहते हैं तो रंगोली रेडियो को ईमेल करें। अब यादों के इस म्यूजियम के बंद होने का समय आ गया है। यादों का म्यूजियम एक बार फिर 2 हफ्ते बाद खुलेगा। इस दौरान आप सभी सुनने वाले हमारे प्रोग्राम की तरह ही अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपनी यादों का एक म्यूजियम बना सकते हैं और अगर चाहें तो हमसे साझा कर सकते हैं। आज मेरे साथ इस यादों के म्यूजियम में साथ रहने के लिए सभी सुनने वालों को द्रोण शर्मा का प्यार और नमस्कार।